नमस्कार बच्चों। आज हम लेखक राहुल सांकृत्यायन की रचना पढ़ेंगे ल्हासा की ओर। ये एक यात्रा वृतांत है जिसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जिस समय भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण करके अपनी यात्रा आरंभ की थी और इस यात्रा के दौरान लेखक ने ल्हासा की और जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की उनका वर्णन उन्होंने किया है। उस समय तक फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था और उस समय नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेकों सैनिक चौकियां और किले भी थे और बहुत सारे किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था और कई फौजी मकान गिर चुके थे। यहाँ पर पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछात ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय किसी भी घर की महिला से बनवा सकता था या खुद भी बना सकता था, केवल मात्र निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर। कहने का अभिप्राय ये है कि तिब्बत का वातावरण जो है बहुत ही सामाजिक था। वहाँ पर पर्दा प्रथा, जाति प्रथा जैसी और छुआछूत जैसी कोई भी कुरीति नहीं थी। इसीलिए कोई भी अजनबी व्यक्ति भी अपना सामान देकर अपनी चाय वगैरह जो है उस घर की महिला से बनवा सकता था या फिर खुद किसी के भी घर में जाकर अपने लिए चाय बना सकता था। सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, मतलब जो बहुत ही निम्न स्तरीय भिखारी होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब लोगों के लिए ये व्यवस्था थी। लोग चोरी चकारी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते थे। वहाँ पर माखन, सोडा और नमक देने पर उसे चौंगी में मथकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख दिया जाता था। यहाँ की विशिष्ट चाय होती है जिसमें मक्खन डाला जाता है, नमक डाला जाता है और सोडा डाला जाता है और खूब मथकर दूध वाली एक अच्छी सी चाय जो है वो तैयार की जाती है और उसे बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में, जिसको हम केतली कहते हैं ना, जिससे चाय जो है वो डालने का कार्य होता है, तो उस बर्तन में रख दिया जाता था। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी और उस समय एक तिब्बती आदमी जो है वो यात्रा का कर मांगने वहाँ पर आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की पर्चियाँ उसे दे दी थी। सुमति की वहाँ पर थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसी कारण एक भीखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी खासी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटता है तो वह देखता है कि उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने की व्यवस्था जो है वो प्राप्त होती है, रहने की जगह मिलती है। इसके बाद वो अपनी यात्रा का वर्णन करता है। सबसे पहले लेखक ने निर्जन स्थल डांडे का जिक्र किया है। डांडे तिब्बत का सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थान है जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी इसे पार करना चाहते थे। ये निर्जन स्थान था और डाकुओं के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती थी डांडे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गाँव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार दिया करते थे और उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं है। तिब्बत की कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी। हथियारों के संबंध में भी उस समय वहाँ कोई भी कानून नहीं था, इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते थे। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसीलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुची कुची यानी कि दया दया, एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। इनकी पीठ पर काफ़ी सारा सामान था और उन्हें काफ़ी चढ़ाई करनी थी, इसीलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर अगले दिन दोपहर के समय डांडे पहुंचे थे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा हुआ था। ये स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी और लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया था और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया था। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ता था। मंगोलों का चेहरा वैसे भी लाल होता है और गुस्से के कारण सुमति का मुख और भी ज़्यादा लाल हो जाता था। यहाँ से इन लोगों को तिंगरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लादकर हाथ में डंडा लेकर वे आगे की तरफ बढ़े।
तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू के जैसा लगता था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाले पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उन्हें बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे बना करके दिए। गंडे कहा जाता है डंडे में बांधकर बनाया गया एक धार्मिक चिन्ह। वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े, जहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की तरफ चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहां अपने के यजमान से मिलना चाहता था। तिब्बती ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते जाते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर सम्मान दिया जाता है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे एक बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिखमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो मोटे कागज़ पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ थी। कंजूर कहा जाता है बुद्ध वचन का जो अनुवाद किया गया जिन हस्तलिखित पोथियों में, उन्हें। तो एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं थी, और लेखक का आसन वहीं लग गया और वह पोथियां पढ़ने में मगन हो गया, और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिंगरी गांव की तरफ वापस चल पड़े, जो वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये था ल्हासा की ओर, जिसमें लेखक ने वहाँ की प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताया है। वहाँ के निर्जन स्थल डांडे की खूबसूरती का वर्णन किया है। विशाल मैदानी पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका तिंगरी, उसका वर्णन किया है, जो किसी टापू के जैसा लगता था। और साथ ही साथ उसने वहाँ की जागीरदारी प्रथा के बारे में वर्णन किया है, और शेखर विहार के मुखिया नमसे से अपनी मुलाकात का जिक्र भी किया है। धन्यवाद।